Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin our today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question. Banana is best source of. बनाना में कौन सा सब्सटेंस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर आयरन? The right answer is option C. It is potassium. बनाना में पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है. Rich source of banana is rich source of potassium is banana. Next question. Projectile vomiting is a clinical feature of which gastrointestinal condition? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन में देखने को मिलती है? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट पर, पाइलोरिक स्टेनोसिस में या एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में? The right answer is option C. It is seen in pyloric stenosis. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब है कि किसी पर्सन द्वारा की जा रही वॉमिटिंग का कई फीट दूर तक ट्रैवल कर के जाना, ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहलाता है. अगर कोई पर्सन फोर्सफुली वॉमिटिंग करे जिससे वो कई फीट दूर तक जाकर गिरे तो ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहलाती है. और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जनरली पाइलोरिक स्टेनोसिस का एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर माना जाता है. पाइलोरिक स्टेनोसिस वह कंडीशन है जिसमें स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में पाइलोरस रीजन में जो सेल्स पाई जाती हैं उनका साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण इस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है. इस ऑब्स्ट्रक्शन के बाद ऑपरेशन के बाद पर्सन द्वारा जितना भी फूड सब्सटेंस इनटेक किया जाता है वो स्टमक से ड्यूडेनम में पास नहीं हो पाता और इसी ब्लॉकेज के कारण पर्सन फोर्सफुली वॉमिटिंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टुडे अ कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स. टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या कंटेंट होता है ये आपको बताना है. प्रोस्टाग्लैंडिन, नॉर्थिस्टेरॉन, 9-nonoxynol या फिर कॉपर रिलीजिंग मैश? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 9-nonoxynol. टुडे नाम से जो कॉन्ट्रासेप्टिव मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर 9-nonoxynol सब्सटेंस होता है. Next question. Transfer of frustration due to not meeting goals with another person or weaker subject is known as. मान लीजिए आपने कोई गोल सेट किया, कोई टारगेट बनाया और आप उसे अचीव नहीं कर पाए. इस असफलता का गुस्सा आप किसी और पर निकालते हैं या अपने से किसी कमज़ोर ऑब्जेक्ट पर इस गुस्से को निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन या रैशनलाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द स्टमक इज इनएक्टिव, पाइलोरिक स्फिंक्टर इज. जब हमारा स्टमक इनएक्टिवेटेड होता है तो उस समय पाइलोरिक स्फिंक्टर किस प्रकार से रहता है? रिलैक्स्ड रहता है, कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, रिलैक्स्ड या कॉन्ट्रैक्टेड रह सकता है या फिर क्लोज्ड रहता है?
The right answer is option A, relaxed. हमारे स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है जब हमारा स्टमक एक्टिव स्टेट में होता है, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस चल रही होती है, जो कि फूड कंटेंट को यहाँ मौजूद जूसेस से मिक्स करके डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आवश्यक माना जाता है। उस दौरान ये फूड कंटेंट स्टमक से ड्यूडेनम में ना चला जाए, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, बंद रहता है। और जब यहाँ स्टमक में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती, किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो ये रिलैक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर डाइट शुड बी। अगर किसी पर्सन की किडनी फेल हो तो उसे आप किस प्रकार की डाइट देना सही मानेंगे? ऑप्शन ए, लो प्रोटीन, लो सोडियम, लो पोटेशियम। ऑप्शन बी, लो प्रोटीन, हाई पोटेशियम। ऑप्शन सी, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन। ऑप्शन डी, हाई कैल्शियम, हाई प्रोटीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रीनल फेलियर या किडनी फेलियर होने पर लो प्रोटीन, लो सोडियम, लो पोटेशियम डाइट देना सही माना जाएगा। यहाँ पर रीनल फेलियर वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का ख्याल रखा जाता है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन कंटेंट है उसका निर्माण एमिनो एसिड से मिलकर होता है। एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार डाइजेशन के बाद प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इस एब्जॉर्प्शन के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है वो बेसिकली अमोनिया, यूरिया आदि की फॉर्म में होते हैं। इनमें बेसिकली नाइट्रोजन सब्सटेंस पाया जाता है। इस नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी किडनीज यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन में किडनी फंक्शन इम्पेयर हो, किडनी फेलियर हो, किडनी अपना काम कर ही नहीं रही है, तो बॉडी में अगर लगातार हाई मात्रा में प्रोटीन दिया जाएगा तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी और बॉडी में बढ़े इस वेस्ट प्रोडक्ट से ब्रेन और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स डैमेज होने लगेंगे। तो किसी भी पर्सन में नाइट्रोजनस वेस्ट के कारण बॉडी के दूसरे ऑर्गन डैमेज ना हो, इसलिए किडनी फेलियर वाले पेशेंट को कम से कम प्रोटीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? लुईस पास्चर, लॉर्ड लिस्टर, हिप्पोक्रेट्स या फिर डार्विन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुईस पास्चर की बात की जाए तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इन्हें 3 इम्पॉर्टेंट कामों के लिए जाना जाता है। लुईस पास्चर ने प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन दिया था, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन थ्योरी दी थी और पास्चराइजेशन का मेथड दिया था। लॉर्ड लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हु इज़ द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? तो आप बताएंगे लॉर्ड लिस्टर। इन्होंने ही सबसे पहले सर्जरीज में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया था। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रेन्युलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ग्रेन्युलोसाइटोसिस में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है? एब्डोमिनल पेन, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टिफनेस ऑफ नेक, ल्यूकोपीनिया।
The right answer is option D, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब है WBCs का काउंट नॉर्मल से कम होना और एग्रेन्युलोसाइटोसिस में ये फाइंडिंग देखने को मिलती है। नॉर्मल WBCs का काउंट 4000 से 11000 के बीच होना चाहिए। WBC का बढ़ा हुआ लेवल पेशेंट में इन्फेक्शन की प्रेजेंस को बताता है और WBC का लेवल यदि नॉर्मल से कम हो जाए तो इससे पर्सन में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वैक्सीन। रोटा वैक्सीन को हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? ओरल रूट से, IM रूट से, IV रूट से या सबक्यूटेनियस रूट से? The right answer is option A, oral route. चिल्ड्रन के अंदर डायरिया के लिए सबसे बड़ा कारण रोटा वायरस को माना जाता है। इस रोटा वायरस से प्रिवेंशन हेतु रोटा वायरस वैक्सीन दिया जाता है। रोटा वायरस वैक्सीन ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है जिसकी डोज होती है 5 ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ इन टर्म न्यूबॉर्न इज। किसी टर्म न्यूबॉर्न की हार्ट रेट नॉर्मली जन्म के समय कितनी होती है? 80 से 100, 70 से 110, 120 से 160 या फिर 100 से 120? The right answer is option C, न्यूबॉर्न बेबी में हार्ट रेट 120 से 160 के बीच मानी जाती है, सही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपोप्रोटीन्स या फिर एमिनो एसिड्स? The right answer is option A, it is glycoprotein. इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबायोटिक्स ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ICU you treat all patients fairly and equally. This is an example of। इंटेंसिव केयर यूनिट में आप अपनी ड्यूटी के दौरान सभी पेशेंट्स को बिना भेदभाव किए इक्वली और फेयरली ट्रीट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जस्टिस, ऑप्शन बी फर्टिलिटी, ऑप्शन सी विरासिटी, ऑप्शन डी रेस्पेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज़ कॉल्ड जस्टिस। जस्टिस का सही मीनिंग होता है न्याय। अगर आप बिना किसी भेदभाव के सभी को इक्वली और फेयरली ट्रीट कर रहे हैं तो ये कंडीशन जस्टिस है। इसके अलावा रिमेनिंग टर्म्स भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। विरासिटी शब्द का मतलब होता है ऐसा पर्सन या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिसमें हमेशा आप सच बोलें। सच बोलना, ट्रुथ को बयान करना विरासिटी कहलाता है। रेस्पेक्ट शब्द दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना रेस्पेक्ट कहलाता है। फिडेलिटी का मतलब है कि आपने अपने पेशेंट से जो प्रॉमिस किया है, जो कमिटमेंट किया है, उसे हर हाल में निभाना फिडेलिटी कहलाता है। 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जस्टिस, विरासिटी, रेस्पेक्ट और फिडेलिटी। ये एक गुड नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एस्पायरेट
इन स्टोमा कवर द स्टोमा बाय। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर स्टोमा बनाया गया हो और इस स्टोमा से होकर कोई फॉरेन बॉडी में एंटर ना कर जाए, इसकी प्रिवेंशन हेतु आप किसे इस्तेमाल करेंगे? 2x2 गॉज पीस, फिल्टर वेट गॉज पीस, फिल्टर ड्राई गॉज पीस या फिर वैसलीन गॉज पीस। The right answer is option B, फिल्टर वेट गॉज पीस। स्टोमा को कवर करने के लिए हम फिल्टर वेट गॉज पीस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकैन्युलाइजेशन मीन्स। प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर यदि कहीं पर डीकैन्युलाइजेशन लिखा हो तो इसे आप क्या समझेंगे? कैन्युला रिमूव कर देंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब को रिमूव कर देंगे, या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव कर देंगे, या फिर वेंचुरी मास्क को रिमूव कर देंगे। अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी क्लाइंट में ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है तो इस ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करने के प्रोसीजर को हम डीकैन्युलाइजेशन के नाम से जानते हैं। डीकैन्युलाइजेशन का मतलब है रिमूव द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अगर किसी क्लाइंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगानी हो तो इसे आप इंट्यूबेशन कहेंगे, और किसी क्लाइंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को एक्सट्यूबेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गॉज पीस इज यूज्ड बिटवीन लिप्स एंड ईटी ट्यूब। किसी क्लाइंट में एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है और इस एंडोट्रेकियल ट्यूब और लिप्स के बीच में कौन सा गॉज पीस लगाया जाएगा? वेट गॉज पीस लगाएंगे, ड्राई गॉज पीस लगाएंगे, कोई भी लगा सकते हैं, या फिर स्टेरलाइज वेट गॉज पीस। The right answer is option B. एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम माउथ से इंसर्ट करके ट्रेकिया तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए ये किसी पर्सन के लिप्स हैं और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब यहाँ से माउथ में इंसर्ट की गई है, तो इस एंडोट्रेकियल ट्यूब और लिप्स के बीच में ड्राई गॉज पीस लगाया जाता है ताकि पेशेंट के लिप्स में किसी प्रकार की इंजरी, इरिटेशन ना हो। अगर आपने यहाँ पर वेट गॉज पीस लगा दिया तो नमी के कारण यहाँ पर इन्फेक्शन पनप सकता है और यहाँ पर लिप्स जल्दी डैमेज हो सकते हैं, यहाँ की स्किन फट सकती है। इस चीज़ से प्रिवेंशन हेतु हम ड्राई गॉज पीस का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज़ यूज फॉर इंट्यूबेशन। किसी क्लाइंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते समय कौन सी पोजीशन दी जाती है? रोज पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सीम्स लैटरल पोजीशन या फिर स्निफिंग पोजीशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्निफिंग पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, इंट्यूबेशन प्रोसेस के दौरान स्निफिंग पोजीशन इस्तेमाल की जाती है। स्निफिंग पोजीशन कैसी होती है इसका इमेज देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करें। वहां पर इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको ये इमेज भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच साइट फिक्स द कैथेटर इफ द पेशेंट हैव फीमर फ्रैक्चर। अगर किसी पेशेंट को फीमर बोन में फ्रैक्चर है तो उसमें कैथेटर किस साइट पर फिक्स करना चाहिए?
later thigh, then upper thigh, anterior aspect of thigh, lateral aspect of thigh या फिर लोअर एब्डोमेन पे। The right answer is option D, lower abdomen. जनरली कैथेटर लगाने के बाद कैथेटर को हम थाइस के ऊपर फिक्स कर देते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का स्ट्रेस ना आए। लेकिन अगर पेशेंट की फीमर बोन फ्रैक्चर है और इस एरिया पर प्लास्टर कास्ट किया गया है तो आप कैथेटर ट्यूब को ऊपर की तरफ लोअर एब्डोमेन में भी फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाने वाला कैथेटर है फॉलिस कैथेटर। इसे आप इनड्वेलिंग कैथेटर के नाम से भी जानते हैं और इसका पर्पस कंटिन्यूअस ड्रेनेज करवाने का होता है। इस फॉलिस कैथेटर में जो बैलून इन्फ्लेट करते हैं आप, उसके लिए हमेशा डिस्टल वाटर का ही इस्तेमाल करें। 5 से 10 ml डिस्टिल वाटर इंसर्ट करके हम इस कैथेटर के बैलून को इन्फ्लेट करते हैं ताकि जो कैथेटर है वो अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो पाए, बाहर ना आ जाए। अगर आपने इसके अंदर नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल किया तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और जो कैथेटर है प्रॉपर तरीके से यूरिन को ड्रेन आउट नहीं कर पाएगा। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। कैथेटर इंसर्ट करते समय कैथेटर की टिप को लुब्रिकेट किया जाता है ताकि वहां पर फ्रिक्शन से बचा जा सके, घर्षण से बचा जा सके। और लुब्रिकेशन के लिए वाटर सॉल्यूबल जेली लिग्नोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। और याद रखिएगा, लिग्नोकेन जेली से लुब्रिकेट करते समय मेल कैथेटर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक लुब्रिकेट करना होता है, जबकि फीमेल में यदि कैथेटर आप डाल रहे हैं तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर्स तक का एरिया लुब्रिकेट करना चाहिए। मेल और फीमेल के ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए कैथेटर लगाना होता है और कैथेटर को लगाते समय मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग पोजीशंस दी जाती हैं और इन दोनों ही पोजीशंस को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मेल में जब आप यूरिनरी कैथेटर लगाएंगे तो उस समय सुपाइन पोजीशन देंगे, साथ ही जो लेग हैं वो एबडक्टेड होने चाहिए और पेनिस जो है 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। फीमेल में कैथेटराइजेशन के दौरान डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देनी होती है, जिसमें फीमेल को सुपाइन पोजीशन में लिटाकर उसके लेग को नी और बैक एरिया से, हिप एरिया से फ्लेक्स रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज असिस्टिंग अ फिजिशियन with the removal of chest tube. The nurse most appropriately instruct the client to. किसी क्लाइंट में लगी चेस्ट ट्यूब को रिमूव करते समय नर्स द्वारा पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा? स्टे स्टिल, एक्सेल एस ट्यूब रिमूवल, परफॉर्म वाल्सल्वाज मैन्यूवर या फिर इनहेल एंड एक्सेल क्विकली। The right answer is option C, perform Valsalva's maneuver. Next question, at which site fix the catheter if the patient have femur fracture? अगर किसी पेशेंट को फीमर बोन में फ्रैक्चर है तो उसमें कैथेटर किस साइट पर फिक्स करना चाहिए? लेटर थाई, देन अपर थाई, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई या फिर लोअर एब्डोमेन पे?
The right answer is option D, lower abdomen. जनरली कैथेटर लगाने के बाद कैथेटर को हम थाइस के ऊपर फिक्स कर देते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का स्ट्रेस ना आए। लेकिन अगर पेशेंट की फीमर बोन फ्रैक्चर है और इस एरिया पर प्लास्टर कास्ट किया गया है तो आप कैथेटर ट्यूब को ऊपर की तरफ लोअर एब्डोमेन में भी फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाने वाला कैथेटर है फॉलिस कैथेटर। इसे आप इनड्वेलिंग कैथेटर के नाम से भी जानते हैं और इसका पर्पस कंटिन्यूअस ड्रेनेज करवाने का होता है। इस फॉलिस कैथेटर में जो बैलून इन्फ्लेट करते हैं आप, उसके लिए हमेशा डिस्टल वाटर का ही इस्तेमाल करें। 5 से 10 ml डिस्टल वाटर इंसर्ट करके हम इस कैथेटर के बैलून को इन्फ्लेट करते हैं ताकि जो कैथेटर है वो अपनी जगह से डिसलोकेट ना हो पाए, बाहर ना आ जाए। अगर आपने इसके अंदर नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल किया तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और जो कैथेटर है प्रॉपर तरीके से यूरिन को ड्रेन आउट नहीं कर पाएगा। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। कैथेटर इंसर्ट करते समय कैथेटर की टिप को लुब्रिकेट किया जाता है ताकि वहां पर फ्रिक्शन से बचा जा सके, घर्षण से बचा जा सके। और लुब्रिकेशन के लिए वाटर सॉल्यूबल जेली लिग्नोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। और याद रखिएगा, लिग्नोकेन जेली से लुब्रिकेट करते समय मेल कैथेटर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक लुब्रिकेट करना होता है, जबकि फीमेल में यदि कैथेटर आप डाल रहे हैं तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर्स तक का एरिया लुब्रिकेट करना चाहिए।